दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठों का देश होने का दर्जा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत को दे रहा है। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा घालमेल करने वाले लोगों के देश का दर्जा भी क्या भारत को ही मिलेगा? क्या भारत में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को स्वीकार नहीं किए जाने की बातें सत्ता और सिस्टम पर इस कदर हावी हो गई है कि पारदर्शिता की बात से ही सत्ता थरथराने लगती है? मामला दरअसल कुछ ऐसा ही है। और ये मामला महाराष्ट्र से इस कदर जुड़ा हुआ है कि पूरा का पूरा सिस्टम हिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में मालसिरस नाम की एक विधानसभा है और इस विधानसभा में एक गांव है मारकवाड़ी। मारकवाड़ी गांव में पोलिंग हुई। स्वाभाविक है कि जब वोटिंग महाराष्ट्र के 288 सीटों पर हो रही थी तो मारकवाड़ी में भी हुई। और इस गांव को शरद पवार का गढ़ माना जाता है। शरद पवार के समर्थकों की बहुत बड़ी संख्या है। इस पूरे विधानसभा सीट पर उनका दबदबा है, उनकी पार्टी का दबदबा है, क्योंकि उनकी पार्टी की विचारधारा, उसके कामों को मानने वाले लोगों की तादाद यहां बहुत ज्यादा है। चुनाव का नतीजा आया तो 13,000 वोटों से यहां शरद पवार की पार्टी ने बीजेपी को हरा भी दिया। लेकिन मारकवाड़ी गांव के लोग संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि मारकवाड़ी गांव में लगभग 1900 लोगों ने वोट दिया और 1900 लोगों के वोटों में 1003 वोट बीजेपी को मिले। 843 वोट शरद पवार की पार्टी को मिले। कैंडिडेट तो शरद पवार की पार्टी का जीत गया, लेकिन गांव के लोगों को लगा कि जब इस गांव में 70-80% आबादी ऐसी है जो शरद पवार के सिवा और उनकी पार्टी के सिवा किसी और का नाम तक सुनना पसंद नहीं करती, तो भला बीजेपी को 1003 वोट कैसे आ गए? क्या यह कोई मशीनी खेल है? क्या यह किसी चिप की करामात है? और इस चिप की करामात पर से पर्दा हटाने के लिए, मशीन के खेल को सबके सामने लाने लिए गांव के लोगों ने मॉक पोलिंग की व्यवस्था की। डमी पोलिंग जिसे आप कह सकते हैं। गांव में सब लोगों ने अपने हिसाब से मतपेटी का इंतजाम किया, बैलेट पेपर छपवाए और कहा गया कि जिन लोगों ने वोटिंग के दिन हिस्सा लिया है वही लोग आएंगे वोट डालने। और वोट डाल के फिर से बैलेट पेपर के माध्यम से गांव में अपने स्तर पर लोग कर रहे थे। इसका राजीव कुमार के आयोग से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन वो ये दिखाना चाहते थे कि जिन लोगों ने वोट डाले उन लोगों ने आखिर वोट बैलेट के माध्यम से जब वो कर रहे हैं, आपस में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको कितने वोट मिले। आज का दिन उन्होंने निर्धारित कर रखा था कि अचानक वहां निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। सुबह से सीआरपीएफ की पूरी बटालियन घूमने लगी। 5 दिसंबर तक वहां निषेधाज्ञा लागू रहेगी और वो तब हो रही है जब एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा जरूर दिया है, उनकी कैबिनेट ने इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता में अभी वही है, क्योंकि न तो वहां राष्ट्रपति शासन है और न ही महाराष्ट्र में कोई अन्य व्यवस्था की गई है। दरअसल इस्तीफे के बाद गवर्नर ने एकनाथ शिंदे और उनकी कैबिनेट को नई व्यवस्था होने तक काम करते रहने को कहा है। यानी उस कैबिनेट में देवेंद्र फडणवीस राज्य के लॉ एंड ऑर्डर के मुखिया है। आदेश कहां से आया मुझे नहीं पता, लेकिन बिना किसी आदेश के, मौखिक या लिखित, बिना किसी आदेश के वहां पर निषेधाज्ञा तो लागू की नहीं गई होगी, पुलिस की तैनाती हुई नहीं होगी और गांव वालों को डरा धमकाकर मॉक पोलिंग में हिस्सा लेने से रोका नहीं गया होगा। गांव वालों ने पुलिस की तैनाती को देखते हुए, निषेधाज्ञा को देखते हुए अपना प्लान स्थगित कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर इस ट्रांसपेरेंसी से, आखिर इस पारदर्शिता से इस देश के सिस्टम को इतनी दिक्कत क्यों है? कोई बात यदि सामने आ जाए कि लोग चाहते क्या हैं और उससे अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तो एक नए स्तर की बहस छिड़ने से इस देश में भला दिक्कत किसे हो सकती है? लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में भी इसी तरह से दिखाया गया कि पारदर्शिता से बड़ी दिक्कत थी। सरकार के वकील सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के बहाने दे रहे थे, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने एक नहीं सुनी और सीधे सीधे सारे डेटा को पब्लिक करने का आदेश दे दिया। किसने कितना पैसा दिया ये पब्लिक करने का आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी दिया और राजीव कुमार के आयोग को भी दिया। अब इस देश में मॉक पोलिंग से एक ऐसी पार्टी को दिक्कत हो रही है, एक ऐसे सिस्टम को वो का पालन पोषण करने वाली पार्टी को दिक्कत हो रही है जो कभी मॉक पार्लियामेंट का हिस्सा हुआ करती थी। जी हां, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 15 साल पुरानी बात है। संसद भवन में लालू प्रसाद यादव ने मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। उसमें वो खुद प्रधानमंत्री ही बन गए थे।
मॉक पार्लियामेंट में। और मॉक पार्लियामेंट जब संसद भवन में आयोजित की गई तो उस मॉक पार्लियामेंट में बीजेपी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे, जो उस वक्त लोकसभा सांसद थे, उपनेता थे लोकसभा में, उन्होंने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र से ही आते थे वो। तो मॉक पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन गांव के लोग मॉक पोलिंग करके अपने वोटों की जांच परख नहीं कर सकते कि वाकई 843 वोट ही शरद पवार की पार्टी को मिले और 1003 वोट ही बीजेपी को मिले हैं। गांव में ऐसी हालत नहीं है, लेकिन इस तरह से पोलिंग हो कैसे गई? ये पूरा सिस्टम दरअसल मशीन के झोल का है। सिस्टम ये नहीं चाहता कि कारस्तानी यदि कोई हो रही है तो वो सबके सामने आए। और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पारदर्शिता का विरोध एक सामान्य सा सिद्धांत है कि वही व्यक्ति या संस्था कर सकती है, वही सत्ता या वही सिस्टम कर सकता है जिसे कहीं ना कहीं घाल मेल के सामने आने से दिक्कत हो सकती है। मारकवाड़ी के लोग तो अहिंसक तरीके से, बेहद साफ सुथरे तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन सिस्टम को डर किस चीज का था कि एक मारकवाड़ी के लोग करेंगे, फिर दूसरे गांव के लोग यही प्रयोग शुरू करेंगे और फिर जो छीछा लेदर मचेगी, फिर महाराष्ट्र के मैंडेट के ऊपर, उस जनादेश के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल और पुख्ता होता जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना कब से गुनाह हो गया? लोकतंत्र में मॉक पोलिंग और मॉक व्यवस्था के जरिए अपनी ही पड़ताल करने की कोशिश कब से बेमानी हो गई? इस देश में सिस्टम की पारदर्शिता के ऊपर 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को याद करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव की सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेरने के लिए बड़ा सवाल उठाया था। उत्तर प्रदेश में एक लड़की सुहासिनी वाजपेयी, जिसकी कथित तौर पर कॉपी बदल गई थी या बदल दी गई थी, उसे फेल करार दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा में सुहासिनी वाजपेयी का मुद्दा उठाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे, उसकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे, एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक, डीएसपी तक बनने वाले और फिर उसके बाद मोटा दहेज लेने देने वाले नौजवानों की खेप तैयार करने वाले आयोग के ऊपर सवाल उठाते हुए और प्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव की सरकार पर सवाल उठाते हुए उस सरकार को घेरने का काम किया था। यह बात सही है कि रीचेकिंग में सुहासिनी वाजपेयी की कॉपी आई तो उसे अच्छी खासी रैंक मिली थी, बहुत अच्छी रैंक मिली थी और उसे किसी न किसी वजह से फेल होना पड़ा था। लेकिन सिस्टम की पारदर्शिता पर सवाल वहां नरेंद्र मोदी उठा रहे थे। आज नरेंद्र मोदी की पार्टी सिस्टम की पारदर्शिता के नाम से वैसे ही भड़कती है जैसे लाल कपड़े को देखकर कोई सांड भड़क जाता है। ये आज का दौर है। राजीव कुमार का आयोग सवालों के घेरे में है, महाराष्ट्र के जनमत को लेकर सवालों के घेरे में है, हरियाणा से सवालों का सिलसिला मजबूत होना शुरू हुआ और महाराष्ट्र आते आते ये सवाल रूपी सुनामी में बदलते जा रहे हैं। लेकिन इस सुनामी को समझने के लिए, इसे देखने के लिए कई सारी चीजें हैं जिनकी परतें उठना और उठाया जाना अब वाजिब लगता है, जरूरी हो गया लगता है। आखिर क्यों लगता है? 12% वाली थ्योरी को अभी छोड़ देते हैं कि 5 बजे तक जो प्रोविजनल डेटा, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के शब्दों को उधार लेकर कहें तो वो रियल टाइम डेटा होता है। बहुत से बहुत 1-1.5% का ही अंतर होता है जो झारखंड में दिखा, वो 12% के करीब का अंतर कैसे हो गया, उस सवाल को भी किनारे करते हैं। असल सवाल यह है कि जो टोटल वोटिंग हुई वो लगभग 6,40,88,000 हुई। फिर पोलिंग कैसे 6,45,92,000 लगभग वोटों की हो गई। आखिर 5,04,313 वोट कहां से बढ़ गए टोटल पोलिंग में? अभी 12% को छोड़िए, उस 12% को जोड़ने के बाद भी जो वोट थे उस पर 5,04,313 कैसे बढ़ गए? ये एक अलग सवाल है। 12% वाला सवाल भी अलग है कि आखिर वोटिंग खत्म होने के वक्त 2, 4, 5, 10 मिनट पहले कितने ऐसे लोग लाइन में आकर लग जाते हैं? क्या उसी वक्त लोग लाइन में लगते हैं? और क्या भारत में पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग खत्म होने के समय लाइन में नहीं लगते थे जिनका वोट कराना जरूरी हो? दरअसल मशीन के ऊपर जब सवाल है, और सवाल इस रूप में है कि जहां भी डबल इंजन वाली बातें होती है, भारतीय जनता पार्टी अक्सर डबल इंजन की सरकार की बातें करती है, वही सवाल क्यों उठता है? झारखंड में चुनाव हुआ, झारखंड की ब्यूरोक्रेसी स्वाभाविक है कि वो ब्यूरोक्रेसी वहां की सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है फिलहाल उसी के अधीन थी। भले ही उस पर राजीव कुमार के आयोग का
अस्थाई यानी टेम्पररी कंट्रोल था, अस्थाई नियंत्रण था। लेकिन सत्ता में होने की वजह से उन्हीं के हाथ में थी, वहां क्यों नहीं ऐसी खबर आई? वहां 12% का अंतर क्यों नहीं पैदा हो गया अंतिम वोटिंग के प्रोविजनल डेटा और अंतिम डेटा के बीच? वहां तो 1, 1.5 या 2% से कम का ही अंतर पैदा हुआ। दरअसल रियल टाइम डेटा की बात जो एसवाई कुरैशी कर रहे हैं, वो रियल टाइम बहुत लोगों को आसानी से समझ में नहीं आएगा। रियल टाइम डेटा का मतलब होता है कि जैसे सेंसेक्स, जो लोग स्टॉक मार्केट का काम करते हैं उन्हें पता होगा कि किसी शेयर के उतार चढ़ाव की परिस्थिति को देखकर वो अपना लैपटॉप कंप्यूटर खोलकर तत्काल कोई शेयर खरीदते या बिक्री करते हैं, तो उसमें रियल टाइम डेटा ही होता है, जिस वजह से वो करते हैं कि जिस वक्त वो देख रहे हैं उस वक्त कौन सा शेयर चढ़ा कौन सा गिरा, उसे ही रियल टाइम कहते हैं। वो आधा घंटा 1 घंटा आगे पीछे नहीं आता। कुरैशी साहब ने यही कहा था कि वोटिंग का परसेंटेज जो सामने आता है वो रियल टाइम डेटा होता है। तो इस रियल टाइम डेटा के बाद भी 12% बढ़ रहे हैं, और फिर एक ऐसे गांव में जहां भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा भी मुश्किल से है, बकौल गांव वाले, और इसी चीज की पुष्टि के लिए कि कहीं कोई अंदरूनी वोट तो नहीं है, वो यदि मॉक पोल कराना चाहते हैं, यदि वो अपने स्तर पर बैलेट के माध्यम से उन्हीं लोगों के द्वारा जो लोग वोटिंग किए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा उन्हीं वोटर्स के बीच मॉक पोल करा रहे हैं, तो भला इससे प्रशासन को क्या दिक्कत हो सकती है? क्या जरूरत थी निषेधाज्ञा लागू करने की? क्या जरूरत थी उन्हें मॉक पोलिंग से रोकने की? क्या इस तरह की चीजें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन नहीं है? क्या इस देश में मूल अधिकारों की सबसे बड़ी संरक्षक यानी आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिले हुए हैं, क्या सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुओ मोटो नहीं ले सकता कि गांव वालों को इस अधिकार से वंचित करने का आदेश किसने दिया? ये आज की तारीख में बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी हाल ही में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ रिटायर हुए हैं। जी हाँ, जिन्हें मूल अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता रहा, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए अर्नब गोस्वामी नाम के एक पत्रकार को जमानत देने का काम किया था। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी के लिए अलग कानून चलेगा? वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चलेगी, और मारकवाड़ी गांव के लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है? क्या पूरे गांव को एक अघोषित कैद खाने में तब्दील कर दिया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने स्तर पर मॉक पोलिंग का इंतजाम कर दुनिया को दिखाना चाहते थे कि उनके गांव में एक्चुअल कितने लोगों ने किसको वोट दिया? सिस्टम के घालमेल को उजागर करने की कवायद स्थानीय स्तर से यदि शुरू हुई है, तो किसी भी तरह की निषेधाज्ञा से वो रुक नहीं सकती, क्योंकि याद रखिए, अक्सर सत्ता और सिस्टम पीछे हटता है, संघर्ष कभी पीछे नहीं हटता। और संघर्ष इस देश के आम लोगों ने शुरू किया है, किसी पार्टी ने शुरू नहीं किया, किसी नेता ने इसका आह्वान नहीं किया। नेता तो जो जीते वो सत्ता की खुमारी में मस्त है, और उसके बावजूद लड़ रहे हैं कि सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, और जो हारे वो हार की वेदना में अभी भी बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में वो दिख नहीं रहे हैं। ये काम जनता कर रही थी, और जनता के स्तर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात को देखनी हो तो अन्ना हजारे का आंदोलन याद कीजिए। वो तो मारकवाड़ी गांव दिल्ली से कम 1500 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर आज से 13 साल पहले अन्ना हजारे और उनकी पूरी टीम ने सीधे सीधे देश की सत्ता और सिस्टम को चुनौती दे दी थी, लोकपाल के मुद्दे पर चुनौती दे दी थी। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अन्ना हजारे को कहा था कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। क्या आज के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करते हैं आप कि वो एक कहें कि मैं मारकवाड़ी के लोगों को सैल्यूट करता हूं? सत्ता और सिस्टम का बदलाव, मानसिकता का बदलाव, और सिस्टम के अनुरूप व्यक्ति को, समाज को ढालने की नीयत का हावी होते जाना पिछले 1 दशक के बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन इस बदलाव के आश्रय क्या इस देश में लोकशाही मजबूत हो रही है? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा हम भले करें, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने और फल फूल रहे लोकतंत्र की बात आप करें और उन्हें देखने की कोशिश करें, तो ना तो अमेरिका, ना ही ब्रिटेन, ना ही जापान, कोई भी अपने यहां मशीनों के माध्यम से वोटिंग नहीं कराता। एक उस मशीन के साथ साथ लाया गया कि पर्ची वाली मशीन, पर्ची वाली मशीन की पर्चियां तक नहीं गिनी जाती। पर्चियों को गिनने के पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। फिर किस बात के लिए सब लगाया गया?
कौन से सिस्टम को जारी रखने के लिए ये सब लगाया गया? दरअसल महाराष्ट्र का चुनावी नतीजा हरियाणा की तरह नहीं था। हरियाणा की बात को कुछ लोग इस आधार पर भी पचा रहे थे, मैं भी उनमें से एक था, कि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट एक पोलराइजेशन हुआ, जिसमें जाट प्लस मुस्लिम, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पैठ 9 के बराबर थी, उसकी कुल आबादी 32% थी। तो 32 के खिलाफ 68% पोलराइज करने की कोशिश में उन 68% में और 2-4% जाटों को भी यदि जोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी 40 तक पहुंच सकती है। वही जाट प्लस मुस्लिम समीकरण पर 32% पर हावी कांग्रेस पार्टी कुछ और वोटों को जोड़कर 2-4% जाट अगर जाते भी हैं तो वो भी 40% के करीब तक पहुंच गई थी। तो लोगों ने माना कि चलो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में मराठा समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और महायुति के खिलाफ था। 33% के करीब उनकी आबादी है, लगभग 13% के करीब वहां मुसलमान आबादी है। यानी अगर बाकी तमाम वोटों को छोड़ दें, सिर्फ 2 समुदायों की बात करें तो 45% के आंकड़े को पार कर जाता है 2 समुदायों का वोटर। और मराठा समुदाय जो 3 अलग अलग इलाके के मराठा 3 अलग अलग पार्टियों और नेताओं के साथ थे, मसलन ठाकरे परिवार के साथ, बाला साहब की विरासत के साथ मुंबई और सबर्बन एरिया के मराठा थे, विदर्भ के मराठा कांग्रेस के साथ थे, और बाकी महाराष्ट्र में खासकर पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, इन सब इलाकों के मराठवाड़ा, इन सब इलाकों के मराठा ज्यादातर शरद पवार के साथ थे, कुछ कांग्रेस के साथ भी थे। और ये तीनों पार्टियां जब एक जगह हो गई, एक प्लेटफॉर्म उस गठबंधन को मिल गया, तो 45% वोट तो सिक्योर हो गए। और 45% वोट सिक्योर करने वाला आज तक कभी चुनाव हारा है क्या इस देश में? 32% वाला हरियाणा में जाट प्लस मुस्लिम समीकरण 40% तक वोट ले जाता है। 45% वाला क्या आपने वोटों को 33% पर ही रोक लिया? उसके वोट तो 50-52% जाने चाहिए थे। तो एक सामान्य सी राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति, जिसे अंक गणित और गुणा गणित और सामाजिक समीकरणों का भी ज्ञान है कि गणित से ज्यादा केमिस्ट्री चुनाव में काम करती है, तो गणित इतनी मजबूत है तो केमिस्ट्री के कमजोर पड़ने का तो सवाल ही नहीं था। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी और महायुति वहां पर चुनावी सफलता हासिल करने में कामयाब रही? ये सवाल जब उठ ही रहे थे, इन्हीं सवालों के बीच राजीव कुमार का आयोग सवालों के घेरे में, महाराष्ट्र का सिस्टम सवालों के घेरे में, मशीनों की कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता, उनकी ईमानदारी, वो सवालों के घेरे में, और सबसे ऊपर सिस्टम की नीयत सवालों के घेरे में। जब ये सारे सवालों के घेरे में हो और उन्हीं सवालों के घेरे को तोड़ने के लिए किसी गांव से एक छोटी सी शुरुआत हो रही हो, तो उस गांव के लोगों की बात कौन सुना कर दिया जाएगा? उन्हें अपनी बात भी नहीं रखने दी जाएगी। क्या इस देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है? और क्या महाराष्ट्र में अघोषित इमरजेंसी लागू है कि गांव के लोग अपने स्तर पर कोई गैर राजनीतिक फैसला जो सरकार को और इस देश को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता, वो फैसले भी नहीं ले सकते? एक ऐसा सवाल खड़ा हुआ है जो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो इस पर लिया जाना चाहिए। लेकिन अब तक मानवाधिकारों की संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, आज के बाद उम्मीद है कि शायद कुछ हो वहां से, लेकिन जिस तरह से रोका गया है, ये और ज्यादा इस घालमेल की प्रवृत्ति के ऊपर संदेह उत्पन्न करता है। और घालमेल अगर यदि चुनाव में हुआ, महाराष्ट्र के मैंडेट को 1987 के जम्मू कश्मीर के मैंडेट की तरह से लोग देखने लगे हैं, और इस सिस्टम के साथ साथ इस चुनाव के ऊपर जब सवाल इतने गहरे हो गए, तो आखिर इस जनमत के सहारे बनी सरकार को महाराष्ट्र की जनता के बीच किस तरह की लेजिटिमेसी हासिल होगी, किस तरह की स्वीकार्यता महाराष्ट्र के लोगों के बीच इस सरकार की होगी, जिस सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख तो तय है, लेकिन बारात का दूल्हा तय नहीं है, मुख्यमंत्री तय नहीं है कौन बनेगा। मुख्यमंत्री कल तय होगा, पर्ची आएगी दिल्ली से या व्हाट्सएप आएगा, उसी व्हाट्सएप को निकालकर पर्ची के माध्यम से हो सकता है किसी सीनियर को दिया जाए। देवेंद्र फडणवीस को बनाना होगा तो किसी दूसरे को दिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाना होगा तो पर्ची देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थमाई जाएगी कि वो नेता का नाम वो खुद ऐलान करें। तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक ड्रामा आपके सामने होगा ही, लेकिन संविधान को और सिस्टम को इस देश में ड्रामा बनाने की जो कवायद है वो निहायत ही वाहियात और घटिया किस्म की। मारकवाड़ी गांव के लोगों को रोकने का फैसला इस तरह के पूरे आंदोलन को
स्थानीय स्तर से शुरू हुए आंदोलन को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस देश की और दुनिया की प्रवृत्ति रही है कि सत्ता कभी भी आंदोलनों को रोक नहीं पाई है, खासकर तब जब वो आंदोलन अहिंसक हो और लोगों की जायज मांगों को लेकर हो। गुजरात की सरकार ने एक जमाने में एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस की फीस से उपजे हुए विवाद को दबाने के लिए दमन करने की कोशिश की थी। बिल्कुल वही दमन जो मारकवाड़ी में हुआ है। और फिर वो एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज की मेस की फीस से शुरू हुआ विवाद और वो आंदोलन वहां तो नहीं दबा, वो गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में बदला, फिर बिहार पहुंच गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच गया, जिसे हम सभी जेपी आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उस आंदोलन ने इस देश में कांग्रेस पार्टी के एक छत्र राज्य का खात्मा कर दिया था। तो किसी भी आंदोलन की स्थानीयता को यदि स्थानीय स्तर पर ही वो सीमित रहता, तो अब उस आंदोलन को राष्ट्रीय बनने से, महाराष्ट्र के दायरे से बाहर निकलने का जो फॉर्मूला मारकवाड़ी के लोगों ने दिया, उस फॉर्मूले को बड़ा बनने से रोक पाना कम से कम सत्ता और निषेधाज्ञा के बूते की बात तो नहीं लगती। आगे आगे देखिए होता है क्या। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।